जितना बंदा ऊपर होता है उतना ही वो ब्लाइंड होता है, उतना ही उसको नहीं बताया जाता, उतना ही वो समझता है कि मैंने काबू पा लिया है। कमजोरियां जो है ना, ये कमजोरियों की तलाश में हो लोगों को। अगर इनको कमजोरी मिल जाती तो मुझे ना उठाते, आपका कलेजा फट जाए। हमारे जो 90% मसाइल हैं पाकिस्तान के, वो पैदा ही इन लोगों ने किए। कायद आजम बेचारे को तो घुसने नहीं दिया, वो बेचारे ने खरीद लिया घर, वो लाहौर में घर चाहता था। कायद आजम बेचारा तो पूरी जिंदगी रोता रहा कि मुझे किसकी किसकी कस्टडी दे दो, ना अंग्रेजों ने दी ना उसके बाद वालों ने दी। देखिए पहली बात तो यह है कि इमरान खान जैसी सख्त जेल शायद ही किसी ने काटी। मैं आसिफ जरदारी साहब की जेल को भी जानता हूँ, नवाज शरीफ साहब की जेल को भी जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। हमारे साथ मौजूद हैं सर औरिया मकबूल जान। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम रहमतुल्लाह। और ये मकबूल जान साहब, हम आपसे आज ओवरऑल तजिया जानना चाहते हैं। आप इस माशरे के दानिश्वर हैं, आपसे समझना चाह रहे हैं कि ये जो पागलपन है पाकिस्तान के अंदर जारी है, ये किस तरफ जा रहा है। सर ये हो क्या रहा है इस मुल्क में, ये कुड़मस क्या है, सारा जंग क्या है? देखिए मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान के कौम ने इस वक्त जिस तरह बिहेव किया है, वो दुनिया पूरी की पूरी हैरान है। हाँ। अगर हैरान और परेशान नहीं है तो हेल्म ऑफ अफेयर के लोग पे जो बैठे हैं वो हैरान नहीं है। मैं पिछले दिनों एक स्टडी के ऊपर बात कर रहा था कि न्यू अटलांटिस वालों ने जो स्टडी की है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो इस्तीफा का इलेक्शन है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताबों में एज अ केस स्टडी पढ़ाया जाता रहेगा। वो कहते हैं कि 5 मुख्तलिफ एवेन्यूज जो है पाकिस्तान की कौम ने एक्सप्लॉइट किए हैं, कि जो इससे पहले ना अमेरिकन इलेक्शन में किसी कौम ने किए हैं, ना ब्रिटिश ने यूरोप इलेक्शन में। उन्होंने कहा कि बॉटम अप स्ट्रेटेजी जो है ये दुनिया में किसी इलेक्शन में नहीं होती थी, टॉप टू बॉटम होती थी। ऊपर एक ग्रुप बनता था, वो कहता था ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ये बंदे हायर करो, ये करो, कंपेन चलाओ। यहाँ कोई कंपेन नहीं थी, एवरीबॉडी को न्यू, उसको पता था मैंने किस किस्म की वीडियो बनानी है, कैसी वीडियो बनानी है, किस तरह मैंने कंपेन लीड करना है। और वो कहता है ये हैरान कुन है कि बॉटम टू अप स्ट्रेटेजी दुनिया में किसी इलेक्शन में नहीं हुई। दूसरा उसने कहा है कि ये जो तमाम एवेन्यूज जो थे ना, कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं हुए। मतलब एक फेसबुक से निकले बंद हुई तो यूट्यूब पे चले गए, यूट्यूब से निकले ट्विटर पे चले गए, ट्विटर बंद हुआ तो वहां पे चले गए। यानी इस हद तक हुआ है कि कभी भी ऐसा जो है, नॉर्मली होता है इलेक्शन होते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन ट्विटर बाकी चीजें खामोश रहती हैं, उतनी ज्यादा नहीं होती। तीसरा उसने ये कहा है कि जो जो पीयर ग्रुप कॉन्टेक्ट है ना, 50 लोगों का ग्रुप, 100 लोगों का ग्रुप, 10 लोगों का ग्रुप, 200 लोगों का ग्रुप, इन लोगों ने जिस तरीके से इस इलेक्शन को मैनेज किया है, ये कमाल की बात है। और उसने चौथा उसने ये कहा है कि इन्होंने मॉनेटरी वाला जो मीडिया था, यानी जो अर्निंग मीडिया था, उसको शिकस्त दी है। और आखिरी उसने ये कहा है कि इस हद तक लेवल पे थे, इनके अपोनेंट्स जो थे उनको इनोवेशन खत्म हो गई, दे लैक्ड इनोवेशन। वो कहता है ये जो स्ट्रेटजी पड़ा है, अब ये जो अगर किसी को नजर नहीं आता इस कौम का ये सूरत हाल जो है, इसका मतलब है वो बेवकूफ। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जाहिर बात है सिविल सर्विस में रहा हूँ, हेल्म ऑफ अफेयर वाली सूरत हाल में रहा हूँ। जितना बंदा ऊपर होता है उतना ही वो ब्लाइंड होता है, उतना ही उसको नहीं बताया जाता, उतना ही वो समझता है कि मैंने काबू पा लिया है और मैं काबू पा लूंगा। आपको याद है आपके प्रोग्रामों में मैं कम से कम गुज़श्ता 1 साल से कहता चला आ रहा हूं कि इलेक्शन के दिन आपके अंदर एबिलिटी नहीं है कि ये धांधली कर सके। इम्पॉसिबिलिटीज में से आपके पास फोर्स ही नहीं है। 90,000 पोलिंग स्टेशन आपके हैं, आपके पास टोटल डिप्लॉयमेंट 2 या 3 से ज्यादा एक उसमें। ये तो रात को सोए हुए थे, मैं आपको हैरान हुआ कि 2 चीफ सेक्रेटरी थे, वो एक जगह शादी में मौजूद थे, तो सोए हुए थे। उनका हमने काम कर लिया है, बल्ले का निशान भी ले लिया है, आप किसी को पता नहीं। तो सुबह हम तो मतलब ही नहीं। और ये आराम से दूध पी के सोए हुए थे कि 5 बजे रिजल्ट जब आने शुरू होंगे तो पीटीआई की 5 या 10 या 15 सीटें होंगी। ये तो 7 बजे पागल हो गए। फिर उन्होंने फोर्सेस रिट्रीव करवाई, फिर उनको ऑर्गेनाइज किया, फिर उनको उनको जो डालों पे डाला, फिर डालों पे डाल के उनको उन्होंने 50 से 55 जो है सिलेक्ट किए उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर, उनको जाके उन्होंने जाके देखा। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सरगोदा में एक साहब थे रिटर्निंग ऑफिसर, उनको मैसेज आया कि आप वैसे ही करो जैसे हमने 130 वाला। उन्होंने, मैं क्या करूं, बेचारा घबरा गया। फोर्स थी नहीं उसको सपोर्ट करने के लिए, मुकाबले पे लोग खड़े हुए थे। मेला साहब वाला इलाका, उसने यूं मैसेज दिखा लिया, बोलने का ये मैसेज आया। लोगों ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं। हार गया ना मोहसिन शाहनवाज रांझा फिर वहां पर। तो इसलिए ये जो कतरा में हरवाया गया, इन तक उनकी फोर्स नहीं पहुंची थी कि फॉर्म 47 बना सकते। दीज आर टू बिग टू। अब मसला है ना, अब क्या होगा, अब इन्होंने सारे चीजें एक्सप्लॉइट कर ली। अब आइंदा लोग जो हैं वो पैरा दिया करेंगे उसके ऊपर भी, रिटर्निंग अफसर के। अब आप धोखे देने के, अब इनको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। बिल्कुल आपने ठीक ठीक इसका खुलासा किया कि ना ये एक केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाएगा,
लेकिन सर ये बात सिर्फ वहां तक नहीं रुकी है। अब इस चीज के ऊपर भी नजर डालें कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 मौजूद जजेस खड़े हुए हैं, सर ये पहली दफा इस तरह से खुलकर डिस्कस हो रहा है कि जिस तरह से खुफिया इदारे किस तरह से जो इंसानी हुकूक की पामालियां कर रहे हैं, यानी जिस जज की सर बेडरूम की नंगी फिल्म बन रही होगी, वो क्या मुंसिफ होगा, क्या फैसला करेगा। और फिर काजी के होते हुए, यानी काजी को पता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फाइज काजी ईसा को पता है, उन सब के होते हुए ये सब कुछ हुआ है पाकिस्तान में। देखिए, पहली बात तो ये आप अक्सर कहा करते हैं कि जब तक आप खुद खड़े होकर बताएंगे नहीं कि ये हो रहा है, उस वक्त तक जुल्म और जबर की सूरत खत्म नहीं होती। मैं आपको बताऊं, कितने होंगे लोग जो एजेंसी टोटल मिला के कितने लोग होंगे? 15,000 लोग हैं। 6,500-7,000 तो सिर्फ ऐसे ही हैं, ठीक है। इन 15,000 को सपोर्ट कौन करता है? इलीट की फोर्स, आईजी। इनको तो लोगों के घरों का नहीं पता होता। मुझे जब उठाने आए थे तो ये तो 2 लोग थे, बाकी तो 50 बंदे तो फोर्स के थे। वो कहा ये वो लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। अब मसला सारा ये है कि ये सारे के सारे जो है ये रास्ता दिखाते हैं, ये सारे के सारे फोर्स बनते हैं। अगर आईजी पंजाब ना होता, मोहसिन नकवी की बात मानने से इनकार कर देता, तो इनका इनका काम चलता था? इम्पॉसिबल। एक थाने से भी कम नफरी होती है लाहौर के अंदर इन लोगों की। लेकिन मसला पता है क्या है? मसला सारा यह है कि ये पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर की होती है। इन्होंने उनके हाथ में यही यही तो चीज है। किसी के बेटी के कागजात रखे हुए हैं, तो किसी के दामाद के फिल्में बनाई हुई हैं, तो किसी के अपने कुछ किया हुआ है। ये गंदगी कभी जिंदगी के अंदर इससे पहले थी पाकिस्तान के अंदर? आप सोच सकते हैं कि कभी हमने जिंदगी, मुझे याद है अच्छी तरह कि हम डिप्टी कमिश्नर के पास एक इख्तियार होता है 2 चीजों का। एक होता था कि खत पढ़ने, तो एक डाक खाने के अंदर ना एक मशीन होती है जो स्टीम वाली, उसके अंदर खत डालते थे तो खुल जाता था। तो वो फिर उसको पढ़ के या फोटोकॉपी करके, फोटोकॉपी तो होती नहीं, कॉपी करके उसको फिर वापस बंद कर दिया जाता था। या फिर होती थी कि टेलीफोन में 5 या 6 मुख्तलिफ किस्म की मशीनें होती थी, वो डेडिकेट की जाती थी। ये चोर भाग गया है, इसको ढूंढना है, अगवा हो गया ये, और इसकी बकायदा परमिशन ली जाती। ये तो खुला लाइसेंस दिया हुआ है, तुम जो चाहो करो भाई। yes, और एक इतना सा बंदा जो छोटा बैठा हुआ ना नीचे, उसने अगर उसकी अगर कोई गर्लफ्रेंड भी जो है ना वो मुंह इधर उधर करती है, तो वो गर्लफ्रेंड की भी जाके पीछे लगा देता है। तुम्हारी ऐसी की तरह बता रही, मैं कहां पर मुलाकात करता हूँ, तुम मुझे छोड़ के दिखाओ जरा। दैट्स ट्रू सर। अब आपने अपना भी जिक्र किया है। और ये मकबूल जान साहब, हम आपके घर भी आए थे, आपने बड़ी इज्जत दी थी सर। वो नीचे बेसमेंट में आपका कमरा बना हुआ है, वहां पर जाकर मेरे ख्याल में बैठकर आपसे कोई भी डिस्कशन की जाती तो बड़े अच्छे माहौल में होती। उठाने की जरूरत क्या थी? पर खौफ डालना, खौफ 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 पैदा करना। अच्छा देखो ना, पहली बात तो ये है कि मैं 68 मेरी एज है, जी। ठीक। 68 इज क्वाइट एन एज। अच्छा, उसके अंदर आप एक आदमी को आप ले जाते हो और उसके बाद उसको आप डोर अंडर डोर रखते हो, उसको जो कुछ भी है आप क्या कर लो, कितने साल और मैं जिंदा रह लूंगा? ठीक है, 2 साल, 5 साल। तो 5 साल में से मैंने मेरी जिंदगी की सारी चीजें तो गुजर गई। असल मसला पता है क्या है? मसला सिर्फ ये है कि हम कमजोरियां जो है ना, ये कमजोरियों की तलाश में होते हैं लोगों को। अगर इनको कमजोरी मिल जाती तो मुझे ना उठाते। और उन्होंने कोशिश की थी एक कमजोरी की, मैं बताना नहीं चाहता इस वक्त वो सूरत, कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी। तो वो कमजोरी, वो जो कमजोरी थी वो राजी नहीं हुई। जी 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 जी, वो उस बारे में खैर इल्म है। लेकिन सर ये बताएं, आपके साथ इस दौरान कोई कम्युनिकेशन डेवलप हुई? अब आपको बातचीत हुई, चूंकि जाहिर आप इदारों को जानते हैं, आप खुद सिविल सर्वेंट सर्विस में रहे हैं, तो इस दौरान कोई कम्युनिकेशन भी आपके साथ हुई? नहीं, मेरे साथ पहले भी नहीं थी कभी। मैं खुद देखे मैंने इनके साथ काम किया हुआ है, मैं इनकी वर्किंग को जानता हूं। मुझे पता है क्या कैसे क्या करता। मैं अगर देखिए, पाकिस्तान में अगर सिविल सर्विस के अंदर रहने वाले आदमी अपना मुंह खोल देना, आप हैरान होंगे कि आपका कलेजा फट जाए। हमारे जो 90% मसाइल हैं पाकिस्तान के, वो पैदा इन लोगों ने किए। हमारे जितने ग्रोह हैं वो बनाए इन लोगों ने। ये 90% काम पहले से हुए हुए हैं। इन्होंने देखिए ये ग्रोह कैसे बनते हैं, ये ग्रोह कैसे, मतलब मैं एक मिसाल देता हूं, बड़ी वादे मिसाल देता हूं। महमूद खान नचकवी साहब है, उनके खिलाफ इन्होंने सोचा कि इनको इसको हमने जेर दस्त करना है, खराब करना है। तो क्या किया, एक शख्स था जाफरान शमसुद्दीन, उसके कबीले को लाके उसके कबीले के मुकाबले में खड़ा कर दिया। और रोज लड़ाई होती थी, एक इसका मरता दो इसका मरता। फिर उन्हें जेल में आया कि ये जाफरान शमसुद्दीन हमसे भाग ना जाए। तो इन्होंने मोहम्मद खान गैबेदे कबीले लाके उसके ऊपर बिठाया। वो बेचारा रोता था, यार मैंने तुम्हारे लिए मार खाए, जान दे, ये किया वो किया, तुमने क्या किया? ये एसेट डेवलपमेंट जो है ना, और फिर एसेट के ऊपर एसेट डेवलपमेंट, पाकिस्तान ने इसको खराब। ओ हो, क्या जबरदस्त आपने बात की है। तो सर ये जो तहरीक इंसाफ के बहुत सारे चेहरे हैं,
या पीटीआई जिस तरह से एक नए रूप में भी सामने आ रही है, तो यहां पर भी एसेट डेवलपमेंट हुई है? देखिए, पाकिस्तान में मैं पीटीआई को इस वक्त किसी की किस्म इल्जाम लगाने की इसलिए नहीं हूं कि पाकिस्तान की नोन तारीख के अंदर किसी पार्टी के ऊपर इतना तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत नहीं हुई जितना पीटीआई के ऊपर। मैंने 25 मई देखा है, मैंने 25 मई के अंदर इतनी ज्यादा आंसू गैस शायद अपनी पूरी जिंदगी में जितने जुलूसों के ऊपर चलाई होगी उतनी उसे एक दिन चली है इस्लामाबाद शहर के अंदर। बच्चों पे चली, औरतों पे चली। 9 9 महीने औरतें जेल। कल मुझे 2 ख्वातीन में 9 महीने के काट दिया, 9 महीने काट दिया। आप इनको पता है कि ये लोग जब बाहर बाहर निकलेंगे, अब एक 51 लोगों, कभी ऐसा हुआ है कि सिंपल राइटिंग के ऊपर 51 लोगों को सजा हुई है गुजरांवाला में अकेले, और 5 5 साल की सजा हुई। कि जब काट के लोग वापस आएंगे तो किसको गाली देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं पहले भी कहता था देखो 9 मई को निकाल दो, इसलिए कि 9 मई आप अपने ऊपर गाली ले रहे हो। ये जो तुमने रेत की बोरी बनाई है शानदार किस्म की, ये शबाज शरीफ है, मरियम नवाज, कितनी अच्छी रेत की बोरी है। ये फायर इन रेत की बोरियों पे आने दो। ये रेत की बोरियां आपको गालियां देंगे। आपसे ज्यादा बेवकूफ कौन है कि आपने रेत की बोरी को पीछे डाके कहा कि नहीं ये हमारे साथ मसला है। अब इस वक्त जो भी लोग कर रहे हैं वो बेसिकली खैर खा नहीं है। इस वक्त आप देखें ना, ये जो 112 के करीब बंदे जो है मिलिट्री कोर्ट से निकलेंगे, वो 112 नहीं है, वो 112 कम्युनिटीज हैं जिनमें वो पूरी पूरी कहानियां आके सुनाएंगे। या तो इन सारों को मार दो ताकि ये वापस ना आए, लोग इनकी लाशें दफन करें, मिसिंग पर्सन में रह जाएं। लेकिन सर अब और यह सब अब तहरीक इंसाफ भी खुलकर कहना शुरू हो गई है। मैं अगर कोट करूं तो शोएब शाहीन साहब यानी वो तो कह रहे हैं कि 9 मई एक ड्रामा है। शेर अफजल मरवत साहब को देख लें, उन्होंने तो पिंडी में खड़े होकर कहा कि 9 मई तो बढ़ गया। तो अब तो लोग भी इस चीज के ऊपर यकीन नहीं कर रहे कि जनाब 10 10 माह हो गए हैं, जब भी कोई माहौल बनाना मुझे उठा लिया जाता है। मुझे उठाने की बुनियादी वजह क्या थे, मैं अब बता देता हूं। मैं डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी रहा हूं। ये जो कोर कमांडर हाउस है ये कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की प्रॉपर्टी थी, और आर्कियोलॉजी का डीजी उसका कस्टोडियन होता है जी। हमारे पास पूरा केस था कि कायद आजम बेचारा तो पूरी जिंदगी रोता रहा कि मुझे किसकी कस्टडी दे दो। ना अंग्रेजों ने दी ना उसके बाद वालों ने दी। तो एक कोई बनाया हुआ था ना कि जिन्ना हाउस और ये वो सारा टूट गया था, सारी प्लानिंग। इसलिए गुस्सा मेरे पर ये था कि मैंने तारीख तुम बता दी। ठीक 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 ठीक। तो ये बुनियादी वो हकाइक थे जो कि सामने नहीं लाने देने थे जी। मैंने उसे ट्वीट कर दिया था कि ये मैंने कहा कायद आजम ने यहाँ इसको कहा, इसको कहा, इसको कहा, और उसके बाद ये सूरत निकली बाद में। ठीक है सर, ये इस घर के अंदर कायद आजम रहे थे या ये क्या सिस्टम था? कभी भी नहीं, कायद आजम को तो कब्जा नहीं दिया उन्होंने। कायद आजम का ये जो घर है इसका कब्जा कायद आजम को, इन्होंने ये किया था कि बाद में एक मुरातब अली, उनको कहा था ये कायद आजम का नुमाइंदा है, उसे दस्तखत करवा लिए थे कि हमने कायद आजम का जो है ना घर जो है वो इनको इतने इतने में बेच दिया। फिर फातिमा जिन्ना को पता चला, फातिमा जिन्ना ने कहा मेरे भाई का घर तुम मुझे दो, तो उन्होंने कहा इसको कुछ चंद लाख रुपए देकर चुप करा दो। चुप नहीं करते, वो कागज कायद आजम का केस तो मौजूद है। कायद आजम बेचारे को तो घुसने नहीं दिया, वो बेचारे ने खरीद लिया घर, वो लाहौर में घर चाहता था। तो इसका मतलब और ये मकबूल जान साहब, यानी ये तो सामने एक जो चीज हमारे सामने मौजूद है, इस मुल्क का सर कोई एक ऐसा ढांचा, कोई एक ऐसी तारीख, कोई एक ऐसी बात है जो सच पर मबनी है? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखें ना, मैं आपको आप बात बताऊं, पाकिस्तान की पूरी तारीख जो है ये 1948 ऑनवर्ड खराब होनी शुरू हुई है। लियाकत अली खान जब वहां गए थे ना, अपना अमेरिका गए थे, तो उधर को 2.5 महीने का टूर करके आए थे, और अमेरिकी जहाज मंगवाया था उन्होंने कहा था मैं जहाज, उन्होंने कहा मैं जहाज दे दो, उन्होंने अमेरिकी जहाज ले लो आप, ठीक है। और जहाज जो है वो जब वहां गए 15 दिन का टूर था, कहते हम ये जहाज 15 दिन और इस्तेमाल करें अमेरिका में। उन्होंने कहा बिल्कुल, आपके बाप का जहाज है, इस्तेमाल कहा इस जहाज में इंग्लैंड चले जाए, उनका बिल्कुल इंग्लैंड जाए, वहां रहे, वहां 10 15 दिन रहे। तो हम कनाडा में हमारे कुछ जानने वाले इसी जहाज में चले गए, वो कनाडा चले गए। फिर वो कनाडा से वापस पाकिस्तान जब 2.5 महीने आए, तो पहला उन्होंने हुक्म ये दिया था कि मेजर जनरल अयूब खान को आर्मी चीफ लगाया जाता है, और उसको 10 दिन के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया था, और 11 दिन बाद उसको जनरल बना के आर्मी चीफ लगा दिया गया था। और उसके बाद हुए थे इलेक्शन पहले, और एक बंदा का नाम है अबुल कासिम फजलुल हक, बड़ा मशहूर नाम है, जिसने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी, याद होगा आपको। वो चीफ मिनिस्टर बन गया था, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर इसलिए बन गया था कि मुस्लिम लीग से निकल के उसने पार्टी बनाई थी कृषक इस्लामिक पार्टी, और जुगतू फ्रंट के साथ, शोरवर्दी के साथ मिलकर जुगतू फ्रंट जीत गया था। उसने जब असेंबली बनाई तो उसने कैबिनेट बनाई, तो कैबिनेट के अंदर शेख मुजीबुर रहमान साहब जो थे वो अपना वो उसमें मेंबर बने, उन्होंने हलफ उठाया। तो एक वाशिंगटन पोस्ट का एक आदमी जो था वो आया वहां पर, और उसने इंटरव्यू लिया।
वहां पर वापस गया, उसने कहा ये तो मशरकी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान बंगाल से मिला के अलग हुकूमत बनाना चाहता है। आप अंदाजा करें कि उसने कहा ये झूठ है, मैंने नहीं कहा, लेकिन उसकी बुनियाद पर सिकंदर मिर्जा को भेज के उसकी हुकूमत खत्म की थी। और वाहिद वो 1954 में उसने कहा था, इमरान खान आज कह रहा है कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने उतारी 54 में। जी। इमरान खान तो आज कह रहा है ना। तो उसके बाद हुआ क्या था कि सिकंदर मिर्जा साहब जो था गवर्नर लगाए गए थे, और उसके कुछ अरसे बाद उनके बेटे ने अमेरिकी सफीर की बेटी जोसेफिन से शादी कर ली थी। सर ये एक बड़ी तल्ख तारीख है, और बदकिस्मती से ये तारीख बहुत सारी डॉक्यूमेंट भी नहीं है। और ये बदकिस्मती है कि बहुत सारी किताबें पाकिस्तान के अंदर बैन, इवन मर्डर ऑफ हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो तबक रोशन हो जाते हैं। सर ये बताइए, काजी फायज ईसा साहब किस फ्रेम ऑफ माइंड में? फायज साहब देखिए, फायज साहब जो है इस वक्त जो भी है उनमें मुझे लगता यह है कि उनकी, अब ये तो उनके अपना जहन कहता है, चीफ जस्टिस हैं, वो बेसिकली जो चाहते थे और जिस तरह की सूरत हाल चाहते थे वो उनसे नहीं हो पा रहे। और ये 6 जजों ने खासतौर पे एक इकट्ठा, कभी ऐसा आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए पाकिस्तान में जज हमेशा इस्तीफा देके चले जाते हैं। सबसे अच्छी मिसाल जो है वो अभी लाहौर के एक जज साहब जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। ऐसा ही करते थे, कहते शराफत की जिंदगी गुजारे। लेकिन ये 6 जो जज इकट्ठे हुए हैं, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इंटायर कोर्ट जो है, इस कोर्ट ने धमाका कर दिया जुडिशियल हिस्ट्री के। अब मसला सारा ये कि ये जज हैं, ये एबिलिटी रखते थे डीजीआईएसआई को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुला लें, डीजीएमआई को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुला लें, डीजीआईबी को कंटेम्प्ट में बुला लेते, एडमिनिस्ट्रेशन को बुला लेते, कंटेम्प्ट में बुला सकते थे। लेकिन उनको पता था कि अगर वो कंटेम्प्ट में बुलाते तो उनके किसी बंदे ने भी उनके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं होने देता। कोर्ट के ऑर्डर का मजाक तोड़ता रहा। गुज़श्ता 2 साल से मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी अदालत के ऑर्डर्स का मजाक उड़ते नहीं देखा। ठीक है ना, भुट्टो का आप केस निकालते हैं, लेकिन 14 मई को जो इलेक्शन होने थे उसके उस ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं निकालते। ये तो आप थे ना उस वक्त, तो आप तो जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। आपकी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ने मना था, तब इंतजाल क्या चीज होता है, वो तो कल चला जाएगा, उसकी कबर कतवा लग जाएगा साबिक चीफ जस्टिस। लेकिन ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट का था, नहीं माना गया। यहां तक के काजी उसके शौकत सिद्दीकी के जो आपने कमीशन बनाया, उसके अंदर बेचारे शौकत सिद्दीकी जो इल्जाम लगाता गया हुआ, उन्होंने कहा भाईजान पेंशन ले लो, गाड़ी ले लो, थोड़े से दो तुम्हारे जो पीएसए ले लो, मुराद लो, आराम से घर में बैठो, बाकी जिंदगी गुजारो। सर वो झरना कैसे है। और यह सब एक एनालिसिस ये भी मौजूद है कि चूंकि जो शौकत सिद्दीकी साहब हैं वो इमरान खान की तरफ नहीं जा रहे थे, वो जनरल फैज की तरफ जा रहे थे, तो इसलिए काजी साहब ने कहा जी ठीक है पेंशन शेंशन लेकर आप घर क्यों चले जाएं, क्योंकि वो बार बार पूछते रहे कि बेनिफिशियरी कौन है, बेनिफिशियरी क्यों, मैं सुन रहा था, लेकिन जो भी बेनिफिशियरी हो, देखिए मेरी बात सुने, मैं किसी शख्स को कत्ल करता हूं, ठीक है, और उस कत्ल के नतीजे में उसके बेटे को जायदाद मिल जाती है, तो क्या कत्ल का मुकदमा बेटे पे होगा या मुझ पे होगा? आप पे होगा। हाँ, तो बेनिफिशियरी किधर से आ गया? यू राइट, यू राइट, यू राइट। लेकिन काजी साहब ने सर उस मामले पर भी वहां पर जाकर हाथ नहीं डाला, उस तरफ काजी साहब नहीं गए। इवन सर यहां तक देख लें कि आप सबके साथ क्या जुल्म हुआ, साफियों का केस काजी साहब के सामने जब जाता है वो पूछते इमरान रियाज कौन है, लेकिन असदुर और मतीउल्लाह जान साहब का मामले के ऊपर बार बार वो कोट कर रहे थे। खैर अब तो मतीउल्लाह जान की भी तबीयत खुश हो गई होगी, काफी तबीयत खुश हो गई है, काफी उसने भर पाया है। वो तो कह रहे हैं कि जब मैं हम जिन्हें महात्मा समझते थे वो खोद खोद कर आगे से निकला तो आगे से भाई जब हम कहते थे कि हम काजी फायज ईसा साहब को 40 साल से जानते हैं भाई, मैं उसको चारों तरफ से, तो लोग कहते हैं कि नहीं आप इमरान खान को ऐसे कहते हो। मैंने कहा भाई मैं उससे पहले से कहता था, मैं पहले से कहता। देखिए बुनियादी तौर पर अपॉइंटमेंट ऐसी चीज है जिससे पता चलता है एक आदमी के अंदर अखलाकियात किस लेवल की। काजी साहब की अपॉइंटमेंट जो है बराह रास्त चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाईकोर्ट हुई थी, जिसमें कोई आइन की प्रोविजन मौजूद नहीं। कोई शख्स बराह रास्त हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं लग सकता किसी भी चीज के तहत। बना दिया ये जी वैक्यूम है तो ना है, तो लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत आया हुआ जज यही हो सकता है, क्या करता? ठीक है सर, व्हाट्स नेक्स्ट? आप कल से ज़ाहिर है इसके ऊपर समाप्त होनी है, कल सारे मामला शुरू होंगे, व्हाट नेक्स्ट? आप देख क्या रहे हैं, क्या ये जिन बोतल में बंद हो सकेगा? देखिए मैं ये बताऊं आपको कि जो ताकत होती है ना, कुवत, उसकी एक डेफिनेशन ये है कि अंधी होती है, और इसकी जो पट्टी है ना वो पब्लिक उतारती होती है इस वक्त। और जब भी आखिरी जब वो हमले पे होते हैं तो मैक्सिमम अपने काम करती है। कोशिश पूरी होगी कि ये केस जो है ये किसी न किसी तरह फ्लाउट किया जाए, खराब किया जाए,
कोशिश की जाए कि इसको खत्म किया जाए। और मुझे बहुत अगले 4-5 दिन पाकिस्तान की तारीख के बहुत ड्रामाई साल लग, मैं गलत फिक्र नहीं इस्तेमाल, लेकिन ड्रामाई लगते हैं मुझे। तो बहुत बड़ा ड्रामा होता हुआ नजर आ रहा है अगले 4-5 दिन। कुछ पूरा निजाम भी इस ड्रामे की जद में आ सकता है। जी, वो जब जब कहेंगे ना कि हम जा रहे हैं तो फिर ऐसी की तैसी, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे। वन लास्ट कमेंट सर, वन लास्ट कमेंट ऑन इमरान खान, जो कि इतनी सारी सर जंग लड़ गया, इतना सब कुछ बर्दाश्त कर गया, अडयाला जेल से आज भी खबरें आ रही होती हैं सर, खाना खाया जा रहा है, देसी मुर्गी खाई जा रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान जैसी सख्त जेल शायद ही किसी ने काटी हो। मैं आसिफ जरदारी साहब की जेल को भी जानता हूँ, नवाज शरीफ साहब की जेल को भी जानता हूँ। मिसर रजा गिलानी साहब और जो जावेद हाशमी होते थे, इनको मिलने लोग जाया करते थे, बकायदा दावतें हो रही होती थी वहां पर। आसिफ जरदारी साहब जिस टिम्स के हॉस्पिटल में रहे, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हेल्थ, हमने कहा कि जी वो मेरे पास जगह नहीं है, उन्होंने कहा 4-5 दिन के लिए हमारे पास एक हमने फ्लोर बनाया था जरदारी साहब के लिए, उसके वहां चले जाए। वो किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं था वो फ्लोर। मिस्टर बुक्स वाला रोज आके उनसे किताबें दे के जाया करता था। ये सोचते, ठीक है, और दिस इज वो सारे मामला चलाते थे। बहरहाल, और ये सब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।